चलिए, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जय, ओनली यू आर प्रेजेंट, टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए शायद ज़्यादा बच्चे नहीं आए हैं। सो टेस्ट पहला क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क्स का। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फॉर एन इंसुलेटर इज। बेटा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी भी हुआ करता है। तो यहाँ पर आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो आपको देखिए एप्सिलॉन आर को हम के बोलते हैं, और आपको याद होगा कि एयर के लिए या वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। मतलब के की वैल्यू 1 होगी फॉर द एयर और वैक्यूम। ओके, तो इंसुलेटर के लिए फॉर इंसुलेटर नहीं, फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 से बड़ी। तो करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं इसमें 1 से बड़ी में कौन सा आंसर है। तो 0.4 1 से छोटा है, 4 1 से बड़ा है, -4 छोटा है, 0 छोटा है। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है 4। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर है इसका 4। हाँ, जय पढ़िए एक्सप्लेनेशन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Explanation. Dielectric constant of air is 1. All dielectric generally have a value of the dielectric constant greater than 1. K is equals to F upon Fm, where Fm is the force between two charged particles in a medium of dielectric. Constant K and F is the force between the two charges when placed in air. The force between two charges is greatest in air or vacuum, and it decreases when and medium is placed between the charges. K cannot have negative, fractional or zero values. हाँ जी, तो मैंने जो के की डेफिनेशन पढ़ाई थी एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्सिलॉन आर कह दीजिए या के कह दीजिए, दैट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन एयर डिवाइडेड बिटवीन फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इन मीडियम। तो ये है के की वैल्यू। तो के याद रखिएगा कि के हमेशा 1 से बड़ा होता है इंसुलेटर के लिए, और फॉर एयर के इक्वल्स टू 1। अगर आप हवा की बात करेंगे तो हवा के लिए जो के की वैल्यू होती है भाई वो 1 हुआ करती है। ओके, हवा के लिए के की वैल्यू होती है 1। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए क्लियर, यहाँ पे इसमें सही है तो 1 मार्क्स दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो निशांत। निशांत पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2। निशांत, हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। इफ अ चार्ज Q naught is there in an electric field caused by several point charge QI, the potential energy of Q naught is given by। हाँ, तो आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। यस, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। बताओ भाई कौन सा है राइट ऑप्शन? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, कोई बताएगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? मैंने करा रखा आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है? 1/4 pi epsilon naught QI Q naught upon R. वेरी गुड, एग्जैक्टली बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी 1 मार्क्स का है। गिव योर सेल्फ 1 मार्क्स, यही फॉर्मूला था बेटा। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर बी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R। तो एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ दो। वैसे बेटा यहीं तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। एक्सप्लेनेशन केवल हमारे रेफरेंस के लिए यहाँ पे दिया गया है, हमें एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। हाँ निशांत पढ़िए एक्सप्लेनेशन। Sir, potential energy of a charge Q naught placed at a distance R1 in a field created by a single charge Q1 is U1 equal to U1 है वो। U1 is equals to Q1 Q naught by 4 pi epsilon naught R1. In a field created by multiple charges Q1, Q2, Q3, Qi, the potential energy of the charge Q naught is the scalar sum of potential energies due to each of the charges Q1, Q2, Q3 and Qi as
Electrostatic potential energy is a scalar quantity. Thus, the total potential energy of a charge q naught is U is equals to sigma I by 1 q naught by 4 pi epsilon naught आर आई, r1 हाँ आर आर ri. आई है, मतलब कि क्यू नॉट फिक्स है और क्यू नॉट की वजह से अलग अलग जो पेयर ऑफ चार्जेस बन रहे हैं 1 2 3 4, तो आई की वैल्यू चेंज करते जाओ तो आपकी टोटल एनर्जी निकल आएगी। तो ये समेशन फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। वेल अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो बी आएगा, आंसर इज बी, करेक्ट, 1 मार्क्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो निशांत। फॉरा Sir, for a parallel plate capacitor and डाइलेक्ट्रिक, dielectric constant K, when a dielectric material is inserted between the plates while dash the potential difference between the plates decreases by a factor K. तो कहा जा रहा है कि तो inserted between the plates while while the difference between the plates decreases by a factor k। अब चार ऑप्शन में आपको रख रख कर देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिक्रीज कब होता है बाई फैक्टर के, डिक्रीज कब होता है बाई फैक्टर के। हाँ, तो चार्ज की क्या पोजीशन होती है, चार्ज वेरी होता है, चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, या चार्ज डिक्रीज होता है। सर कांस्टेंट पे रखा होता है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। देखिए बैटरी से जो चार्ज जितना लिया जाता है वो कांस्टेंट रहता है, केवल पोटेंशियल घटता बढ़ता है, तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए कांस्टेंट। तो चार्ज जो हुआ करता है बच्चों कांस्टेंट होता है। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेटा जैसे ही आपके पास मान लीजिए ये बैटरी है और ये आपके पास पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव होता है उतना इस प्लेट पे नेगेटिव आता है। तो चार्ज जो होता है इसका बिल्कुल कांस्टेंट होता है। अगर आप प्लेट को दूर ले जाते हो या पास ले जाते हो या बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल देते हो तो चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है। तो कभी भी आप मतलब कोई भी एक्शन कर रहे हो इसमें, प्लेट को दूर ले जा रहे हो, पास ले जा रहे हो या डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हो, तो इसमें नो इफेक्ट ऑन चार्ज, ऑन चार्ज। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। Yes, sir. चलिए एक सेकंड बच्चों, हाँ यस, एक सेकंड रुको बेटा, 1 मिनट। यस हंसिका, यस सर। ओके। हाँ हर्षिका, मैं ये बोल रहा था कि हाँ आप समझ में आ रहा है आपको जो मैं करा रहा हूँ कि क्लियर नहीं हो रहा है? सर कुछ पॉइंट आ रहे समझ में, कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी समझना। ठीक है, तो आप पूछ भी सकते हैं और अगर एकदम सिर के ऊपर से जा रहा हो तो फिर आप वो पेपर कर सकते हैं, वो पेपर भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, तो वो भी कर सकते हो आप, है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 आपने किया नहीं है। तो अगर सर नहीं, मैं एक बार चैप्टर पूरा कंप्लीट एंड रीड करके एक बार प्रिपेयर कर लूँगी तो फिर ये बन जाएंगे फिर। चलो ठीक है, तो ऐसा कर लो आप। तो चैप्टर नंबर 1 का जो पेपर है आप उसको सॉल्व करके मेरे को भेज दो जितना बनता है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए थे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस पढ़ देते हैं एक बार। हाँ पढ़ो जय, एक्सप्लेनेशन। Explanation. When a dielectric material is introduced in between the plates of a charge capacitor, which is disconnected from the battery, the charge remains constant while the potential decreases by the factor K. The charge on the plates will increase if the dielectric material is slipped in between the plates of a capacitor which remains connected to the battery. In this case, the potential across the plate of the capacitor remains constant, being equal to the battery voltage. बिल्कुल सही बात है। अगर आपने बैटरी कनेक्ट कर रखी है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और अगर बैटरी नहीं कनेक्ट करी है तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, बट भाई चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा ना। चार्ज जो होगा हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका आंसर है चार्ज इज केप्ट कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
भैया इससे देख करके खुद से कर लो, ये सॉल्यूशंस हैं, इनको देख करके चेक करो। सारे चेक कर लिए आंसर से? ऐसा तो नहीं कि आंसर शीट से टीप मारे, बैठ के किए ना? वेरी गुड। क्या करोगी घर जाके? करो बैठ के यहीं पे। कहाँ जाना है तुम्हें आज? ऐसा चेक कर, रात में 9 बजे तक उसको पूरी शीट कंप्लीट करके दे दूंगी। पक्का? चलो जाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट तो नहीं बच्चों? नो सर। ओके, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं। व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द चार्ज कैपेसिटर, जब किसी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता है, विच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, जो कि बैटरी से डिस्कनेक्ट हो, ओके, तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट वाइल द पोटेंशियल डिक्रीज बाय अ फैक्टर के। तो चार्ज तो सेम रहता है और जो पोटेंशियल होता है वो के से गिर जाता है, कम हो जाता है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो वी जो होता है के से फैक्टर से कम हो जाता है, के पल्टी मार के ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू बाई वी। तो अल्टीमेटली जो कैपेसिटी है वो के टाइम्स ऑफ सी हो गई, मतलब कैपेसिटी बढ़ जाती है। हाँ, thus the charge on the plates will increase if the dielectric material is slipped in between the plates of a capacitor which remains connected to the battery। अगर बैटरी कनेक्टेड कर दोगे, अगर आप बैटरी को कनेक्ट कर दोगे, तो बैटरी को कनेक्ट करने से आपका जो चार्ज है, चार्ज की अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी। अगर बैटरी को आप कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज की अमाउंट बढ़ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, the charge on the plate will increase if the dielectric material is slipped in between the plates of the capacitor when remain connected in the battery। In this case potential across the capacitor remains constant being equal to the battery voltage। अगर कनेक्टेड है कैपेसिटर कनेक्टेड है और आप V वोल्ट के कैपेसिटर के अंदर, कनेक्टेड कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालोगे तो उस समय जो चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जितना भी कमी आएगी वोल्टेज के लिए उससे वो एक्स्ट्रा चार्ज सोर्स से मांग लेगा जो बैटरी नीचे कनेक्टेड है। इसलिए अगर बैटरी कनेक्टेड है तो चार्ज बढ़ जाता है, बट बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम रहता है। गुड इवनिंग यशराज, थोड़ा लेट हो गए आप। गुड इवनिंग सर। सर अब मैंने आपसे पर्सनली पूछा था तो आपने 3:30। अरे मैंने ग्रुप में फिर डाल दिया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर जो आपने पेपर किया था पिछली वीक की, उसका सोल्यूशन है। फर्स्ट का है बी, सेकंड का है बी और थर्ड का है डी, चार्जेस केप्ट कांस्टेंट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो यशराज। An electrolytic capacitor is marked as 8 microfarad, 220 volt। It can be used in a circuit where the PD across the capacitor may be। भाई बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम घटिया नंबर 1 क्वेश्चन है ये। भाई वोल्टेज दे रखा है ना, वोल्टेज दे रखा है और कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर 1 माइक्रोफैरड मार्क है और इसके ऊपर 220 वोल्ट है लिखा है। तो कह रहा है कि इसके एक्रॉस, जो कैपेसिटर के एक्रॉस जो है वोल्टेज कितना हो सकता है। देखिए 220 वोल्टेज इसके ऊपर मार्क है। कह रहा है इट कैन बी यूज इन अ सर्किट वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर में बी। भाई 220 मतलब इसकी जो मैक्सिमम खपत है, जिसको कहते हैं इसकी जो औकात है खाने की, ओके, ये मतलब मैक्सिमम झेल सकता है, 220 वोल्ट का वोल्टेज झेल सकता है। उससे ज़्यादा आपने खिलाया ना इस कैपेसिटर को तो ये फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो 220 इसकी रेटिंग है। जैसे आप बाज़ार में बल्ब लेने जाते हो तो बल्ब के ऊपर लिखा रहता है कि भाई 220 वोल्ट का है, तो 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं खा सकता बच्चों। तो ये 220 वोल्ट इसका वोल्टेज है। चलो भाई अच्छी बात है। तो कह रहा आप कितना वोल्टेज लगा सकते हो, 200 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कम लगा रहे हो ना, ज़्यादा तो नहीं है। 300 नहीं लगा सकते, 1000 नहीं लगा सकते, 500 नहीं लगा सकते। बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो भाई करेक्ट आंसर कितना होगा। सर 200 बिल्कुल सही, 200 वोल्ट होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैपेसिटर का जो लिमिटिंग वोल्टेज है, जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, उसका ब्रेक डाउन पोटेंशियल जिसमें वो फट जाएगा, वो 220 दे रखा है। तो 220 तक लगा सकते हो, कम लगा दो कि कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं लगा सकते हो। पढ़ो निशांत एक्सप्लेनेशन द ब्रेक डाउन।
The breakdown potential of capacitor is 220 volt. In order to prevent damage to a capacitor, it should be always used in a circuit where the PD is less than its breakdown potential. The potential difference can only be 200 volt. एग्जैक्टली तो द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इक्वल्स टू 200 वोल्ट। तो बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट हो सकता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जय। इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field magnitude E at point inside and outside a positively charged spherical conductor having charge Q and a radius R. हाँ भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार करा रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा अंदर क्या होता है बाहर क्या होता है। यार कंडक्टर है तो अंदर तो पूरा चार्ज होएगा ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और बाहर क्या है कह रहा है ऑन द आउटसाइड बोल रहा है भाई। तो आउटसाइड कितना होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आउटसाइड मतलब रेडियस के बाहर। तो इसका आंसर बोलो क्या होगा बच्चों, खुद से देख करके सोच के बोलो। सर लेस देन जीरो। लेस देन जीरो भाई, लेस देन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ई पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है भाई, कंडक्टर है, कंडक्टर है। सर ए है आपका ए आंसर जीरो और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन आर थोड़ा ना होगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, तो ये मुझे मिस्टेक लग रही है। हाँ तो देखिए चौथा ऑप्शन कह रहा है लेस देन जीरो, तो भाई लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता है, ये ऑप्शन में ही मिस्टेक है। तो इसका आंसर लिख लो, एक है जीरो, एक आंसर है जीरो, और दूसरा होगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। ओके, तो ये 1 मार्क्स का था और ये भी 1 मार्क्स का था। अब इसमें मिस्टेक क्या मैं आपको बता देता हूँ, देखो जी। हाँ लेस देन जीरो तो बिल्कुल गलत बात है भाई, लेस देन जीरो तो नहीं है, जीरो होगा। ओके हाँ लेस देन जीरो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि पूरा का पूरा चार्ज जो होता है वो कंडक्टर की बाउंड्री पे जाके बैठता है, और कंडक्टर की बाउंड्री पे चार्ज जाके बैठेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का कितना होगा, जीरो। और बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद होगा आर रेडियस के लिए क्या हुआ करता था 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आर रेडियस। अब क्या कह रहा है ये आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब जो पॉइंट है वो सरफेस के बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि सरफेस पे ऊपर बैठता तो कैपिटल आ रहा था, सरफेस के बाहर है तो स्मॉल आ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। Yes. पढ़ो निशांत एक्सप्लेनेशन। एज इन अ कंडक्टर, As in a conductor, charge always reside on surface. Thus, inside the conductor, field will be zero, and outside the sphere, field will be just as due to a point charge. एग्जैक्टली। तो जस्ट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हाउ इट विल बी, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा बच्चों। तो अगर आपका ये सही है तो 1 मार्क्स दे दीजिए, गलत है तो 0 दे दीजिए। गलत है सर। हाँ गलत है भाई, लेस देन जीरो। अब डी मतलब सी नंबर ऑप्शन था, बट लेस देन तो हो ही नहीं सकता। ये देखो गलती से बाई मिस्टेक यहाँ लेस आ गया है, बट लेस देन जीरो कैसे होगा भाई, नेगेटिव पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ये 1 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो यश। Yes sir. What is the work done in moving a test charge Q through a distance of 1 centimeter along the equatorial axis of an electric dipole? हाँ तो आपसे वर्क डन पूछा गया है कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, इक्वेटोरियल एक्सिस से आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए ये अपने पास है -q, ये अपने पास है +q, और ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसी को इसकी इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। कह रहा है कि बताइए आपको इस चार्ज को मूव करने के लिए 1 सेंटीमीटर से, इसके परपेंडिकुलर में 1 सेंटीमीटर से मूव करोगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बच्चों मैंने आपको बताया था चेंज इन वर्क डन या वर्क डन इक्वल टू चार्ज जिसको लेके जा रहे हो मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन पोटेंशियल। तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, है ना। इसको वर्क A to B भी बोलता रहा हूँ।
तो इस पॉइंट को ए मान लो, इसको बी मान लो। अब बच्चों आपको सबको याद होगा क्यू नॉट V2 माइनस V1, चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1। तो बच्चों आपको याद होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में यहाँ का वोल्टेज भी V होता है और यहाँ का वोल्टेज भी V होता है, सेम वोल्टेज होता है। और ये कौन सी सरफेस होती है इक्वेटोरियल में? इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि हर जगह वोल्टेज जीरो होता है। ये मैंने प्रूफ करवाया है क्लास में आपको कि यहाँ का भी वोल्टेज जीरो होगा और यहाँ का भी वोल्टेज जीरो होगा। क्यों होता था जीरो? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल जो थे जुड़ जाते थे, एक का माइनस आता था, एक का प्लस आता था, दोनों जुड़ के जीरो प्रोड्यूस करते थे। तो यहाँ पे आएगा जीरो माइनस जीरो, तो आंसर वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू जीरो। आंसर कितना हो गया? जीरो। तो लिखो नो वर्क डन विल बी डन, कोई काम नहीं किया जाएगा। समझ में आया? यस सर। ओके Yes, sir. हाँ, तो कोई वर्क डन नहीं होगा भाई। यहाँ पे रफ कर दूं? रफ कर दूं? यशराज लिख लिया? यस सर, कर दीजिए। ओके चलिए पढ़ दो यशराज आंसर। एज V इक्विवेलेंट इक्वल टू जीरो, As V equivalent is equal to 0, work done in moving a positive test charge Q through a distance 1 centimeter is W is equal to QV is equal to Q into 0, that is equal to 0. हाँ वो एक्चुअली Q डेल्टा V होना था वहाँ पे, तो QV की जगह Q इंटू डेल्टा V है ना। डेल्टा W इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल और वो जीरो है, तो आंसर आ गया जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ो बेटा यशराज, क्वेश्चन 7 क्या है? The figure shows the field lines of a positive charge. Is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P positive or negative? हाँ the figure shows the field lines of the positive charge. The figure shows the field lines of the positive charge. Is the work done is by the field in moving a small positive charge from the Q to P is पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए देखिए, कह रहा है कि अपने पास बेटा ये फील्ड देखो बाहर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव चार्ज का, और अब आप कह रहे हो कि एक आप स्मॉल पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेकर के यहाँ की तरफ ला रहे हो। तो बताइए आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अगर आप यहाँ से इसको अंदर की तरफ ला रहे हो तो बताना है आपको कि इज द वर्क डन बाई द फील्ड, वर्क डन बाई द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P इज पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चों गेस करो क्या है तुम्हारे आंसर? फील्ड का वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर फील्ड का डायरेक्शन उस साइड पॉजिटिव है, बट अपन को मतलब नेगेटिव लगाना पड़ेगा। हाँ, तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बाकी लोग बोलें, जय बोलो वर्क डन कैसा आएगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव, बिल्कुल सही। देखिए बेटा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है F डॉट डी एक्स, यानी F इंटू डी एक्स इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यदि देखा जाए तो फोर्स कहाँ लग रहा है बच्चों? फोर्स लग रहा है बाहर, और आप खींच के कहाँ ला रहे हो चार्ज को? अंदर, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो इधर। तो फोर्स लग रहा है बाहर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अंदर, तो जो फील्ड का वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल है 180 डिग्री और कॉस 180 होता है नेगेटिव। तो आंसर आएगा माइनस F इंटू डी एक्स। तो लिख लो बच्चों, फोर्स नेगेटिव नहीं मिलेगा, भी जाओ। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। नोट कर लीजिए, सॉरी वर्क डन विल बी नेगेटिव, क्योंकि कॉस थीटा 180 डिग्री होगा, 180 होता -1। डन? यस सर। ओके यस सर, डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो जय।
A charge q is moved from a point A above a dipole of dipole moment p to a point B below the dipole in equatorial plane without acceleration. Find the work done in this process. मेरे को ये डायग्राम, ये तो क्वेश्चन था, एक सेकंड बच्चों। यस, देखिए दूसरा जो क्वेश्चन था, यहाँ पे भी हम लोग आ चुके थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 मार्क्स दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 2 मार्क्स का है बच्चों, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7 भी 2 मार्क्स का है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे हैं। कह रहा है कि बताइए वर्क डन कितना होगा। ए चार्ज प्लस क्यू इज मूव फ्रॉम अ पॉइंट ए अबव द डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P टू बिलो द डाइपोल। मतलब एक चार्ज को पकड़ करके यहाँ से लेके यहाँ तक लाया गया है, तो आपको बताना है कि वर्क डन कितना होगा। बोलो जी आंसर बच्चों, कितना आया वर्क डन? So 0. सर 0 आएगा ना। ओके, देखते हैं। यस, देखिए इसके पहले वाला तो वर्क डन नेगेटिव आ गया, दूसरे वाले में बिल्कुल सही है। वर्क डन जो होगा 0 होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस का वर्क डन कितना होगा? 0, है ना। तो यहाँ पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब जो ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही बी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। देख लीजिए, आप लिखा हुआ है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल टू बी पॉइंट का पोटेंशियल, मतलब वी ए इक्वल्स टू वी बी। और फार्मूला होता है वर्क डन का Q इंटू डेल्टा वी, मतलब डेल्टा वी की जगह V2 माइनस V1 या VA माइनस VB, तो आंसर विल बी 0। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, तो बेटा ये भी 2 मार्क्स का है, जिसने सही किया वो 2 मार्क्स ले ले। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो जय। द डिस्चार्जिंग The discharging current in the atmosphere due to the small conductivity of air is known to be 1800 ampere on an average over the globe. Why then does the atmosphere not discharge itself completely in due course and became electrically neutral? In other words, what keeps the atmosphere charged? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है क्यूरियोसिटी वाला है, जिज्ञासा बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द डिस्चार्जिंग करेंट एटमॉस्फेयर ड्यू टू स्मॉल कंडक्टिविटी ऑफ द एयर इज़ 1800 एम्पियर। मतलब जो करंट जो होती है, जो एटमॉस्फेयर में फ्लो होती है, वो 1800 एम्पियर भी है, एवरेज ओवर द ग्लोब, मतलब पूरे ग्लोब के ऊपर। हाँ, अब कह रहा है कि वाई देन द एटमॉस्फेयर नॉट डिस्चार्ज इटसेल्फ कंप्लीटली इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बिकॉज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एटमॉस्फेयर अपने आप को पूरा डिस्चार्ज करके न्यूट्रल क्यों नहीं हो जाता है? भाई एटमॉस्फेयर अगर डिस्चार्ज हो जाता तो उसमें बिजलियां ना बनती, है ना। कह रहा है कि इसको और इसको कौन जो है एटमॉस्फेयर को चार्ज रखता है, ये बताइए। तो ये क्वेश्चन क्यूरियोसिटी बेस्ड है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसा इसका जवाब लिखेंगे, देखिए। Thunderstorms and ground lightning are all over the globe, change the atmosphere continuously and discharge through the region of ordinary weather, है ना। The two opposite currents are on an average in equilibrium। तो ये जो हैं क्या हो रहा है, एक तो है डिस्चार्ज करंट जो एटमॉस्फेयर को डिस्चार्ज करने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ घटनाएं हैं जैसे थंडर स्टॉर्म और ग्राउंड लाइटनिंग, इनकी वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है ये कंटिन्यूसली चार्ज होता रहता है। ओके, तो लिखा हुआ है थंडर स्टॉर्म एंड ग्राउंड लाइटनिंग all over the globe charge the atmosphere continually and discharge through the region ordinary weather। तो हमारे एटमॉस्फेयर को जो तूफ़ान होते हैं
ये लगातार चार्ज करते रहते हैं और कहीं ना कहीं तूफान आता है इतने बड़े ग्लोब में, हर समय बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, जिससे वजह से हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है चार्ज होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो यश। Yes. Guess a possible reason why water has much greater dielectric constant, that is equal to 80, than mica, that is equal to 6. Give a possible reason why water has a much greater refractive dielectric constant 80 than mica। तो पूछा ये जा रहा है कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो 80 के समथिंग होता है और ये इतना ज़्यादा क्यों होता है। ओके, ये इतना ज़्यादा क्यों होता है ये पूछा जा रहा है। देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होना किस पे डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कितना है। हाँ, पढ़ो आंसर, जब आंसर पढ़ोगे तब क्लियर होगा। पढ़ो जय। वेदर वाटर हैज़ Water has a much greater dielectric constant than mica because the high degree of association of water molecules, each of which has a permanent dipole moment of about 0.6 into 10 to the power minus 29 centimeter. तो वाटर हैज़ अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देन माइका बिकॉज हाई डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ वाटर molecules each of which has permanent dipole equal to about 0.6 into 10 की पावर माइनस 29। तो वाटर का जो खुद का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 29 सेंटीमीटर, कूलम मीटर, नॉट सेंटीमीटर, कूलम मीटर हुआ करता है। ठीक है ना। इस वजह से जो सवाल पूछा गया है कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो माइका के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, 80 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो निशांत। क्वेश्चन नंबर 11। Sir, a parallel plate capacitor with air between the plate has a capacitance of 8 pf. 1 pf is equals to 10. 1 picofarad equal to 10 की पावर माइनस 12। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पक्के आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर जो था उसकी कैपेसिटी थी 8 पिकोफैरेड। मतलब शुरुआत में लिख लो बच्चों कि C0 यानी एयर की कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इक्वल टू कितना है, 18 है ना, 8 पिकोफैरेड। 8 पिकोफैरेड मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, ये है 8 पिकोफैरेड इसकी कैपेसिटी है। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस बाय द हाफ एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड बाय द सबस्टेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक 6। अब कह रहा है कि क्या होगी कैपेसिटी। अब कह रहा है क्या होगी, क्यों, जब आपने स्पेस हाफ कर दिया, मतलब पहले गैप D था, अब आपने D/2 कर दिया गैप। ओके, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, अब D की जगह D/2 2 आ गया यहाँ पे। ओके, अब एप्सिलॉन नॉट, आपको याद है कि मीडियम में जो कैपेसिटी होती है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होती है, मीडियम में कैपेसिटी होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सॉरी, कैपेसिटी बोल गया, परमिबिलिटी जो होती है ऐसी हो जाती है, कैपेसिटी के फार्मूले में ही आती है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये होती है। अब कह रहा है कि हाँ, डाइलेक्ट्रिक 6 से भरा गया है, नई वाली कैपेसिटी बताना है आपको, जबकि हाफ कर दी गई है डिस्टेंस। तो नई वाली कैपेसिटी बनाना है आपको जबकि डिस्टेंस हाफ कर दी गई। तो सी मीडियम में नई वाली कैपेसिटी डिस्टेंस हाफ कर दी, तो हो गया D/2। ओके, एंड जो एप्सिलॉन आर है जो वो रखा गया आपका 6 का है, 6। ठीक है, और ये A भी होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 12,
टू 12 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हाँ नोट करो, समझ में आया कि नहीं आया? 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ध्यान से देखो, ये क्या था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये क्या हो गया 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कितना था बच्चों? 8 पिको फैरेड, मतलब हवा में कैपेसिटी। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू हो गया 96 पिको फैरेड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सर बेटा हवा वाली कैपेसिटी निकल गई थी, मीडियम की निकालनी थी, तो बस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू रख दी। कितनी थी? 12 बाई 8, तो 8 इंटू 12 आंसर हो गया 96 पिको फैरेड। चेक करता हूँ, 96 पिको फैरेड, बिल्कुल सही। चलिए देख लीजिए ध्यान से, यहीं बैठ जाओ चुपचाप युवराज। तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 11 नोट करो सभी लोग। समझ में नहीं आ रहा है फिर से मुझसे पूछो, समझ में आ गया बोलो डन, आगे बढ़े। डन। चलिए निशांत हो गया, यशराज Yes, sir, done. ओके चलिए, तो आंसर इज 96 पिको फैरेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो बेटा निशांत। व्हाट इज equipotential surface? A uniform electric field E vector of 300 and न्यूटन पर कूलाम बेटा। Newton per coulomb हाँ is Newton per coulomb is directed along PQ. A, B, and C are 3 points in the field having x and y coordinates in meters, as shown in the figure. Calculate potential difference between the points. First A and B, and second B and C. ओके, कह रहा है कि ए और बी और सी के बीच में पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, शोन इन फिगर। तो फिगर तो बनाया ही नहीं, तो हम कहाँ से कर दें भाई? तो यदि आंसर में भी फिगर नहीं बना है तो इसका क्वेश्चन खेल ख़त्म हो जाएगा। चलिए हाँ 1 मिनट भाई, यस बताते हैं क्या क्वेश्चन है, मेरे को याद आ गया। ये ए ऐसा है, बी ऐसा है, ठीक है। देखिए बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा। ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों 300 न्यूटन पर कूलाम इस तरफ जा रहा है एक्स एक्सिस में। अब एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट ये बी है, और एक पॉइंट ये सी है, यहाँ पे सी है। आपको बताना है कि बी ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ए से लेके बी के बीच का, और दूसरा आपको बताना है बी से लेके सी के बीच का क्या होगा। ओके, और बी से लेके सी के बीच की दूरी दे दी गई है क्वेश्चन में, कितनी दे दी गई है? बी से लेके सी के बीच की दूरी 300 ये है, 7 यूनिट दे दी गई है, 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। तो बी से लेके सी के बीच की दूरी 7 मीटर दे दी गई है। अब आपको बताना है कि वोल्टेज कितना होगा। चलो बताओ भाई, पोटेंशियल कितना होगा? बताइए, सबसे पहला जवाब दीजिए, वी ए बी कितना होगा? ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल पहला पूछा गया है, ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा, और दूसरा पूछा गया है बी से लेके सी के बीच का पोटेंशियल क्या होगा। कौन बताएगा? ए बी कोई बता सकता है? वी ए बी, ए से लेके बी के बीच का पोटेंशियल। यस सर, उन मतलब ए से लेके बीच में वो परपेंडिकुलर है, तो उसमें मतलब कोई वर्क डन नहीं हुआ तो 0 आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा। ए से बी के बीच में क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा लॉजिक दिया जय यशराज आपने। ए से इनका कहना है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर ये ए है और यहाँ बी है, तो सर जी आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होती है वो इक्विपोटेंशियल होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए और वी बी क्या होगा? इक्वल होगा। तो इक्वल इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी कोई वर्क डन नहीं होता है, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज वी ए माइनस वी बी। जब दोनों सेम है तो आंसर कितना आएगा? 0। तो फर्स्ट वाला आएगा नो वर्क डन। बोलो यस। तो
तो पहले वाले में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, हालांकि मैंने वर्क डन निकाल लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0। इतनी बात निकालनी थी, 0। अब नाउ दूसरा निकालना है, बी से लेके सी, ये मान लीजिए बीच की कितना है, 7 मीटर दिया है। ओके, तो आपको मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू, पढ़ाया मैं आपको डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डी वी बाई डी एक्स, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? यस सर, पढ़ाया। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एक्स। तो ई की वैल्यू कितनी है भैया, है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ई वेक्टर इंटू डेल्टा एक्स वेक्टर। ई की वैल्यू कितनी दी गई है, आई थिंक 300 आई कैप है, आई कैप डॉट डेल्टा एक्स कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ का गैप कितना है, 7 आई कैप। तो आंसर कितना आ गया भाई, 300 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया, 2100। और 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना होता है, 1। तो आंसर 2100 इंटू 1 मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, नोट करो बच्चों, 2100 वोल्ट। चेक कर लूँ एक बार आंसर भाई, 2100 वोल्ट, बिल्कुल सही बच्चों, आंसर है 2100 वोल्ट। अब नोट कर लो सब लोग ये। डन सर, जस्ट अ मिनट। अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, बहुत आराम से सिखा रहा हूँ मैं आपको। दोबारा पूछना हो दोबारा पूछिए। डन भैया, कर लिया? यस सर। यहाँ का Yes, वोल्टेज sir. ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इसलिए। बोलो जय, क्लियर? यस सर। एक और तरीका है, मैं इसको आपको बता सकता हूँ, वी ए से बी 0 क्यों है, वी ए बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एक्स ए बी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने लास्ट ईयर आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, अब जब डेल्टा एक्स आप चलोगे ऐसे, तो ए से लेके बी तक आप मूव करोगे डेल्टा एक्स में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताओ? अरे दिख तो रहा है भैया, तो कॉस 90 हो जाएगा, तो आंसर कितना, 0 डायरेक्टली। तो एक तरीका ये भी है, नोट कर लो बच्चों, अब क्योंकि ऐसे लिख लिख के आपको मिलता रहेगा, बुक बुक पढ़ोगे तो मिलता रहेगा, तो ये भी नोट कर लो। इसलिए आपका जो ए से लेके बी का पोटेंशियल है वो 0 होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। दिस मीन्स दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड यू डोंट हैव टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। Say done after you note this question answer. Have you done? Yes sir. Okay, यस सर, डन। good. Move to the next question. यशराज पढ़ो क्वेश्चन। Two charges of 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at point A and B 6 centimeter apart. For A, identify an equipotential surface of the system. B,
what is the direction of the electric field at every point on the surface. ओके, तो आपको बताना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए भैया कि यहाँ पर आपको मार्किंग करना मैं भूल गया, तो मार्किंग करना भूल गया मैं, इसका भी 2 नंबर का है ये क्वेश्चन। ओके, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वेल्ड सबस्टेंस 3 से भर दिया गया है बच्चों, ये 3 मार्क्स का है। ओके, इसके बाद बच्चों ये 2 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 12। और अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि 2 चार्जेस हैं, एक +2 है, एक -2 है, ए और बी पर प्लेस हैं, दोनों 6 सेंटीमीटर अवॉइड है। कह रहा आइडेंटिफाई करो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ होगा। अरे यार वेरी सिंपल, क्या आइडेंटिफाई करूँ मैं, सेंटर से होगा। एक -2 रखा हुआ है, एक +2 रखा हुआ है, बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे भी पोटेंशियल 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, तो ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ही तो है। तो आंसर सरफेस कहाँ पे इक्विपोटेंशियल 0 होगा, बिल्कुल सेंटर से जाने वाला जो सरफेस होगा दैट विल बी 0। ओके, तो 6 सेंटीमीटर पे है तो वो सरफेस कहाँ से जाएगा, 3 सेंटीमीटर से। ओके, तो 6 पे है ना, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 6 है, तो अपना जो आंसर होगा वो 3 से होगा। तो यहाँ पे एक सरफेस बना लो ऐसा अंदाजन, तो दैट विल बी योर इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला पार्ट हो गया। तो ये देखिए जी भाई, हाँ ये पहला आंसर है। सो x = 3 पर अब इन लोगों ने इसको फाइंड कर दिया, लो भाई राम राम, फाइंड कर दिया। सेंटीमीटर था यार, तो सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर मतलब कि 3/100 मीटर। तो इसको सॉल्व करके 0.03 मीटर करके लिख दिया, बात बराबर है। चलो कैसे सॉल्व किया बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब टोटल पोटेंशियल इक्वल टू 0, तो दोनों का पोटेंशियल 0 कर दो। तो वन पोटेंशियल क्या होता है, VA + VB = 0, VA + VB = 0। तो A चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, मैं कर देता हूँ सॉल्व, 1/4πε0 इंटू चार्ज बैठा है +Q, वो जितने भी माइक्रो कूलम है, इंटू डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की +Q की मान लो x है। ओके, तो x और प्लस 1/4πε0, डाईपोल है तो अगला चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, -Q इंटू डिस्टेंस कितनी होगी बेटा 6 - x = 0। चलो इसको थोड़ा बीच वाले को हटा दो यहाँ पे। तो बेटा इसको 1/4πε0 इंटू Q/x, बच्चों ध्यान से देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस हुआ माइनस, उधर जाके हो जाएगा प्लस, 1/4πε0 इंटू 1/6 - x, कैंसिल कैंसिल, ऊपर का -Q +Q हो गया, कैंसिल कैंसिल, तो 1/x = 1/6 - x, 1/x = 1/6 - x, दोनों को पलट दो, 6 - x = x, तो 6 = हो गया 2x, तो x = 6/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना होगा, 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 मीटर। बोलो पल्ले पड़ा कि उड़ गया, बोलो समझ में आया। Yes sir. नोट करो। Yes, sir.
हाँ भाई चले आगे, लिख लिया? यस सर। ओके। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी भाई। पहला क्वेश्चन है बेटा 2 मार्क्स का है। दूसरा कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। यार मैंने पढ़ाया था आप लोग को, जब मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ाया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये माइनस क्यू है बेटा, ये प्लस क्यू है। देखिए इसके कारण जो डायरेक्शन बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहाँ बनती है? बैकवर्ड, पीछे की तरफ। बोलो यस और नो। यस सर। और इसके 2 कंपोनेंट तोड़ते हो, क्योंकि ये अगर थीटा है तो इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, ये भी थीटा होगा। तो इसका नाम ले लो, इसका फील्ड ले लो ई ए। तो 2 कंपोनेंट टूटे थे, एक टूटा था ई ए कॉस थीटा इधर की तरफ, और ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू, और दूसरा टूटा था ई ए साइन थीटा। यस। अब दूसरा फील्ड देखो, प्लस का यूनिट चार्ज रखोगे तो इसको धक्का इधर मारेगा, इसकी वजह से बाहर की ओर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसको बी ले लो। तो इधर एक और कंपोनेंट टूटेगा जिसका नाम होगा ई बी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ टूटेगा ई बी साइन थीटा। और आपको याद हो कि ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, और जो नेट कंपोनेंट आता था, जो नेट फील्ड आता था ई पी पर, मैग्नीट्यूड जो आता था वो होता था ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। बोलो याद आया? यस सर। मतलब डाईपोल की डायरेक्शन है माइनस से पॉजिटिव, ये पी की डायरेक्शन है, और इस पॉइंट के हर पॉइंट पर इक्वेटोरियल के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाईपोल की डायरेक्शन के अपोजिट आएगा, क्योंकि पीछे की तरफ डायरेक्शन जा रही है। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? क्यों भाई जय? Yes, sir. हाँ, sir, तो done. कहाँ होगी डायरेक्शन? सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए बी डायरेक्शन। मतलब कह रहा है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए बी, मतलब ये ए था ये बी था, तो इसके नॉर्मल क्या होगा, एक बार और मैं बना के दिखा देता हूँ। ये ए है ये बी है, तो इस पॉइंट से जाने वाला जो परपेंडिकुलर नॉर्मल जाएगा वो कैसा होगा? लगभग ऐसा होगा। बट मैंने तो और क्लियर आंसर दे दिया कि इसकी जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल तो होगी, नॉर्मल के परपेंडिकुलर तो होगी, बट किस तरफ होगी? बैकवर्ड। मतलब माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। बच्चों नोट करो। लिखिए, नोट करिए बी। सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ ए बी डायरेक्शन, ओके, एंड अपोजिट टू पी, अपोजिट टू पी, पीछे की तरफ होगी, डाईपोल के अपोजिट। नहीं आया? क्लियर नहीं हुआ? यस सर। हाँ जय बोलो यार, समझ में नहीं आया क्या? यशराज, जय, निशांत? Yes, sir. आ गया. यस सर आ गया। ओके सर आ गया। ओके भाई, देखना यही क्वेश्चन आएंगे वर्ड टू वर्ड एकदम छाप के एग्जाम में। ओके डन, आगे बढ़ूं? चले आगे? अरे सो गए क्या? सर। यस सर। हाँ, यस सर। सो तो नहीं रहे हो?
नहीं सर, नहीं सो रहे, जग रहे No, हैं। sir. सो मत जाना भाई। चलो अगला सवाल करते हैं यार। अगला सवाल तो ये कितने मार्क्स का था यार, इसकी मार्किंग तो बता दूं मैं। ये तो ऊपर वाला 3 मार्क्स का था और नीचे वाला 1 मार्क्स का था। तो 3 + 1 4 मार्क्स। नहीं, ऊपर वाला आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो हो गया ना। यस, आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम x = 3। हाँ ठीक है, टोटल 3 मार्क्स का बच्चों। 2 + 1 3 मार्क्स का। ऊपर वाला 2 का है, नीचे 3 का है, तो 3 मार्क्स का हो गया। 2 + 1। चलिए अगला क्वेश्चन 14, राइट द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। भाई लल्लू क्वेश्चन एकदम। 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, पहली चीज़। और दूसरा, इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं होता है, मतलब वर्क डन = 0। कह रहा ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको बनाना है। कैसा बनेगा? सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं, कैसे बनेंगे ये थोड़ा आपको रट के जाना है, क्योंकि मैंने आपको एक सरफेस तो बना के सिखा दी थी, बीच में से जाती है। अब देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन। पहला वाला आंसर पढ़ो जय, फर्स्ट आंसर। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, Two equipotential surfaces do not intersect each other as normal at that point of intersection on two surfaces will give two different direction of same electric field, which is impossible. बस पहली चीज़ तो ये भैया कि देखो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आ गया, ओ ये आ गया, तो इसका नॉर्मल कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये ई ए वाले का है, ये बी वाले का है। एक पॉइंट पर 2 फील्ड कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, ये मैं आज बता रहा हूँ। बट पिछले बार मैंने क्या बताया था कि अगर ये इक्विपोटेंशियल वी है और ये वी बी है तो भैया एक पॉइंट पर कभी भी 2 पोटेंशियल नहीं हो सकते हैं, नेवर। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चाहे आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की समझ में लिख दो, either you can write in the form of potential, so that's your choice. Okay, so you can write by any of the means, any of the way. Okay, so इसको लिख सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो इक्विपोटेंशियल इंटरसेक्शन ऑफ टू वन विद डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट पढ़ो बेटा, क्लोजली स्पेस्ड। Closely spaced equipotential surface represent strong electric field and vice versa. एग्जैक्टली, क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। मैं आपके सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ, अगर आपके पास क्लोजली स्पेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है और पास में ये, पास में ये, पास में, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होते जा रहे हैं और दूर हो गया, इधर चला गया, मतलब फील्ड वीक होता जा रहा है। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजली स्पेस्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और अगर दूर दूर हैं तो वो वहाँ पे वीक है। तो बच्चों ये फ़ोटो खींच लो, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ये किसका है? ये डाईपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये डाईपोल के हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, फील्ड जाएगा पॉजिटिव टू माइनस। और ये जो गोले गोले छल्ले दिख रहे हैं ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और बीच में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस वो निकलेगा जिसको हम खूब पसंद करते हैं, बीच वाला। ये भी होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी होगा, और ये बीच ऊपर वाले छल्ले भी हैं। तो इसके डायग्राम खींच लो एंड वंट इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एक बार बना लेना। डन? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो भाई यशराज। 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स। 2 charged conducting spheres of radii A and B are connected to each other by a wire. What is the ratio of electric fields at the surfaces of 2 spheres? Use the result obtained to explain why charge density on the sharp and pointed ends of the conductor is higher than on its flatter portions. चलो भाई बहुत ही मतलब जानकारी वाला क्वेश्चन ये। आइए इसको मैं आपको कराता हूँ सिंपल तरीके से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, समझिएगा।
मैंने भैया इतनी मेहनत करके पेपर करा दिया, इसको आप लोग यदि नहीं करो, सब क्या बोलते हैं अपने देसी भाषा में, गुड़ गोबर कर देना। तो भैया इसको कर लेना प्लीज़, पेपर को अभी मैं करवाऊँगा ही। ये मैं देख रहा हूँ आप लोग फिजिक्स के नोट्स बना के नहीं भेज रहे हो, बिल्कुल बंद कर दिया इस समय भाई, दिक्कतें होंगी, इसलिए प्लीज़ पढ़ लो। चलो क्वेश्चन देखो, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड रेडियाई बी। एक रेडियस ए का गोला है, ए रेडियस का गोला है, और दूसरा रेडियस बी का गोला है, रेडियस बी का गोला है, ये रेडियस बी का गोला है। यस, तो कह रहा है कि अब मान लो बेटा पहले इस पर चार्ज Q1 था, इस पे चार्ज कितना था, Q1 था, Q1, और इस पर चार्ज कितना था बेटा, Q2। हाँ, इस पर चार्ज Q2 था। आई डोंट नो किस पे ज़्यादा था किस पे कम था, बट एक पर चार्ज Q1 था, एक पे चार्ज Q2 था। अब कह रहा व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द टू चार्ज स्फीयर। ओके, कनेक्ट करने के बाद जब दोनों को कनेक्ट कर दिया तो कितना चार्ज हो जाएगा। चलो पहले ये था, अब कनेक्ट कर दिया। बेटा देखिए कनेक्ट करने में क्या फंडा लगता है, कनेक्ट करते ही दोनों के दोनों कंडक्टर सेम कैपेसिटी, सॉरी सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं, ठीक ना। कनेक्ट करते ही दोनों के दोनों जो आपके कंडक्टर होते हैं उनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। यस, ओके, आइए देखते हैं। तो अगर आपने कनेक्ट कर दिया, जैसे ही कनेक्ट कर दिया, तो मान लो इसका पोटेंशियल शुरुआत में V1 था और इसका पोटेंशियल V2 था, तो दोनों ही कंडक्टर के पोटेंशियल फाइनली सेम हो जाएंगे। दोनों ही कंडक्टर के पोटेंशियल जो होंगे वो सेम हो जाएंगे, मतलब कि दोनों सेम पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे, और वो कॉमन पोटेंशियल होगा V। यस, वो कॉमन पोटेंशियल होगा दोनों का V, मतलब VA इक्वल टू VB, ठीक ना। दोनों का VA और VB दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा VA VB। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। जैसे लड़के और लड़की की शादी होने के बाद दोनों का ईगो लेवल सेम हो जाता है, पहले वो बड़े घर की थी, ये छोटे घर का था, बट जब बाद में सेम हो गए तो दोनों की एनर्जी सेम हो गई, क्योंकि दोनों के एनर्जी लेवल सेम हो गए। ऐसे ही शादी हो गई कंडक्टर्स की, तो ये हो गया। ओके, अच्छी बात है भाई, ठीक है। अब दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, VA और VB ये हो गए सेम। बच्चों हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q बाई C। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा बोलो, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V, यस तो सर। V इक्वल टू Q बाई C, मतलब पहले वाले की कैपेसिटी CA अपॉन पहले वाले का चार्ज Q1 इक्वल टू पहले वाले की कैपेसिटी दूसरे वाले की CB अपॉन Q2। बोलो यस। यस सर। Yes, sir. भाई सो मत डिस्कस करो मेरे साथ, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो यार CA अपॉन Q, क्यों 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 कि भाई V इक्वल टू C बाई Q होता है ना, V इक्वल टू Q बाई C होता है, तो मैंने गलत लिख दिया भाई, Q अपॉन C लिखवाना था। तो Q1 अपॉन C1 या CA, QA लिख लो, इक्वल टू QB अपॉन CB। चलो अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, QA के नीचे QB को लेके आया, तो QA अपॉन QB इक्वल टू कितना हो गया, CA अपॉन CB, ठीक है ना। तो QA अपॉन QB इक्वल टू CA अपॉन CB। मतलब Q प्रोपोर्शनल टू C इसका मतलब, तो QA अपॉन Q इक्वल टू C अपॉन CB। तो मैं लिखूँगा QA अपॉन QB इक्वल टू CA अपॉन CB। अब बच्चों याद करो, मैंने आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी पढ़ाई थी, क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो याद है कि भूल गए। यस सर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो बच्चों चार्ज ऑन A अपॉन चार्ज ऑन B इक्वल टू CA 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले वाले की रेडियस है स्मॉल a,
सी बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे वाले की रेडियस है स्मॉल बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, मतलब क्यू ए अपॉन क्यू बी, दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा उसका रेशियो होगा ए रेशियो बी। बोलो यस। यस सर। ठीक है ना। तो मतलब दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा टच करने के बाद जो रेशियो में आएगा वो इनके रेडियस के रेशियो में आएगा, ए रेशियो बी। बोलो जय, यहाँ तक क्लियर? निशान सभी बच्चे बोले Yes, क्लियर? sir. ओके, बहुत अच्छी बात है। पहले नोट कर लो इतना, यस सर। चलो इतना नोट कर लो। डन? सर जस्ट अ मिनट। हाँ, याद रखना ये क्यू ए क्यू बी शुरुआत के चार्ज Q1 Q2 थे और टच कराने के बाद जो चार्ज है इसका चेंज हो जाएगा, इसका हो गया क्यू ए और इसका चेंज होके हो गया क्यू बी। हमें बाद वाले चार्ज हैं क्योंकि बाद में पोटेंशियल सेम हो गया। तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी का फॉर्मूला लगा लिया। पिछले बार की मार्किंग अभी तक नहीं भेजी है यार। मार्किंग शायद भेज दी थी कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने नहीं भेजी है शायद। किसी सर मैथ्स की? नहीं, इसी के फिजिक्स के पेपर की। क्या खटखट कर रहे हो? सर आंसर शीट भेज दिया था सर। आंसर शीट मार्किंग अभी भी करके भेज देना पेपर देख करके, और वंस अगेन ये पेपर फिर से सॉल्व करके अभी आप लोग सेंड करोगे। यस सर। आज के आज ही सेंड करना है। सर इसके बाद तो मैथ्स का है। हाँ मैथ्स का है, टाइम मिलेगा मगर थोड़ा सा, आधे घंटे में हो जाएगा ये पेपर, बस ख़त्म ही होने वाला है। मैथ्स का कितने बजे से स्टार्ट हुआ? 5 बजे से। एनडीए का फॉर्म डाल देना भाई सब लोगों। थोड़ा सा क्या है कि बाहर निकलोगे तो बच्चों को देखोगे तो पढ़ने अढ़ने की इच्छा मन में और ज़्यादा जागरूक होगी। जनवरी में पेपर होगा, भोपाल पेपर देने जाओगे तो लगेगा अरे वाह अलग ही माहौल है यार, हम तो अपने आप को ही राजा समझ बैठे थे। थोड़ा सर वहाँ पे तो 12th पास चाहिए ना सर? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहला पेपर एक्सपीरियंस के लिए दो, क्योंकि 11th 50% आता है तो आपका 50% 11th का रहेगा, तो आप दीजिए। ज़्यादा महंगा फॉर्म नहीं है, 100 रुपये का फॉर्म आता है, तो बहुत ईजिली आप भर दो, ठीक है ना। मैं एलिजिबल नहीं हूँ सर अभी। अच्छा एज कम है तुम्हारी? यस सर, 2 महीने छोटा पढ़ रहा हूँ। अरे 2 महीने छोटे पढ़ रहे हो? अगले साल हो जाऊँगा सर। चलो ठीक है, अच्छा है। उसके लिए क्या सर 12th पास जरूरी नहीं है? नहीं नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें लिखना पड़ता है 12th अपीयरिंग डालना पड़ेगा तुम्हें।
कहाँ से भर दे सकता हूँ? अगर देखो, अगर कोई वो नहीं लग रहा है, खुद नेट से भर दो घर में बैठ के। अगर अगर आपको कोई दस्तावेज नहीं लग रहे हैं, कोई लीगल, जैसे 10th की मार्कशीट वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, तो आप जो है खुद से भी भर सकते हो। अगर मतलब ऐसा है कि उससे कोई वो नहीं है आपको फॉर्म डालने से, गलत भी फॉर्म डालोगे तो एग्ज़ाम देने को मिलेगा। आपका मकसद काउंसलिंग अपीयर होना नहीं है, आपका मकसद है अपने आप को पहचानना कि मैं नेशनल लेवल में किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ। और ये काम आपको अब करना पड़ेगा बच्चों, अब क्योंकि अब आपकी पढ़ाई जो है, अब आपकी पढ़ाई आपके करियर से रिलेटेड होने वाली थोड़े समय में। सर मैंने तो भर दिया। हाँ भर दिया, बहुत अच्छा किया, आप भरिए। ये अटेम्प्ट मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये अटेम्प्ट केवल आप देखने के लिए कीजिए कि पेपर कैसा आता है। जब आप देख करके पेपर आओगे ना, तब आप कहोगे सर पूछिए मत। तो थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा आपको। जब पेपर देख के आएंगे तो आपके अंदर पढ़ने का और जज्बा पैदा होगा। तो ज़रूर दीजिए, एक दिन का समय लगेगा, भोपाल जाके पेपर देने आना पड़ेगा। जितनी भी प्रिपरेशन हो उस पर देना। भाई लिख लिया यार, क्या कर रहे हो यार, हो तो गया यार, मैं 2 बार कर देता इतने में। अगली स्लाइड नोट करो फटाक से। तो ये क्यू आ गया भैया, क्यू की वैल्यू आ गई यहाँ तक। आ गई क्यू अपॉन क्यू बी। यस सर। हाँ ओके। अब हमें क्या कह रखा, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालो। क्वेश्चन देख लो जरा जी। कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द 2 स्फीयर। कह रहा दोनों सरफेस के स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा। मतलब ये, मतलब आपको क्या निकालना है, ई ए अपॉन ई बी निकालना है। भैया खूब पढ़ाया मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज अपॉन रेडियस जो होती है। तो रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर मानता हूँ, आर स्क्वायर। चलो तो दोनों के लिए लगाओ फॉर्मूला ये, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना है पहले वाले में, क्यू ए, अपॉन रेडियस क्या भैया ए है, तो ए का स्क्वायर। दूसरे वाले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, क्यू बी अपॉन बी का स्क्वायर। ये काट कूट डालो, देखो खट गए ये। अब ये क्या बचेगा, बी स्क्वायर पलटी मार के ऊपर और ए स्क्वायर नीचे, और यहाँ पर क्यू ए अपॉन क्यू बी। आप ध्यान से देखो, क्यू ए अपॉन क्यू बी अपन ने क्या निकाली है, ए रेशियो बी, बस यहीं पर पुट करने के लिए निकाली थी। तो भाई ई ए अपॉन ई बी क्या आया भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो आपने ला दिया, मल्टीप्लाइड बाई क्यू ए का चार्ज और क्यू बी का चार्ज, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का चार्ज और बी चार्ज का जो रेशियो निकलवाया आपने मुझसे, निकलवाया ए अपॉन बी। एक ए से एक ए कैंसिल, एक बी से एक बी कैंसिल, लो भाई आंसर ई ए अपॉन ई बी इक्वल टू बी अपॉन ए। बोलो यस कि नो। यस सर। नोट करिए तसल्ली से अच्छे से। कहाँ थे महाराज, पेपर हो गया ख़त्म, अभी आए हो। क्यों भाई आर्यन। हाँ जी बच्चों, लिख लिया यहाँ तक का। यस सर। चलो मैं स्विच कर रहा हूँ आगे। हाँ ये देखो, तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बच्चों, बी रेशियो ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो आ गया।
आर्यन आवाज़ नहीं आ रही बेटा, माइक खोल के बातें करो। लिख लिया दोस्तों? चलो देखो, अब ये बताओ मेरे को जय, इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस? देखो ध्यान से। इनवर्सली। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ए की बात कर रहा हूँ तो ए नीचे आ रहा है, और बी की बात कर रहा हूँ बी नीचे तो बी ऊपर आ रहा है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब ये हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, मतलब जिसकी रेडियस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज़्यादा। यस बिल्कुल सही, जिसकी रेडियस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जिसकी रेडियस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, ये बात हमको समझ में आ रही है। ओके, अब यस सर। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन का अगला पार्ट, एक दो पार्ट में क्वेश्चन था, क्वेश्चन का अब सेकेंड पार्ट पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक तो रेशियो निकालो। हाँ भाई निकाल लिया। यूज दिस रिजल्ट ऑब्टेन टू एक्सप्लेन द चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड पॉइंटेड एंड कंडक्टर हायर देन द फ्लैटर पॉइंट। कह रहा जो आपने इतनी मेहनत करी है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके शो करो कि जो छोटा वाला गोला होगा उस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो बड़ा वाला गोला होगा उसका सिग्मा कम होगा। क्यों? इन लोगों ने इस चीज़ को कह दिया शार्पर, क्योंकि देखो ये बहुत तेज़ी से मुड़ रहा है, इसको थोड़ा और छोटा कर लो तो ये बहुत और तेज़ी से मुड़ेगा। आप अगर कार चलाने जाओगे तो इस वाले गोले में आपको कम मोड़ना पड़ेगा स्टीयरिंग, इस वाले गोले में आपको बहुत जल्दी जल्दी मोड़ना पड़ेगा, और इसमें तो हो सकता है कार ही पलट जाए, इतना जल्दी कोई मोड़ ही नहीं पाए इतने छोटे गोले में, है ना। तो भैया ये कह रहा है कि शो करो कि सिग्मा जो है रेडियस कम जिसकी होगी उसका सिग्मा ज़्यादा होगा। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये प्रूफ करना हमको। चलिए आइए प्रूफ करते हैं। बच्चों देखिए सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। अब आप बोलोगे सिग्मा पढ़ाया है भाई मैंने, सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया, बोलो याद आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी ले लो इसको, इक्वल टू पहला वाला चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू ए अपॉन 4 पाई रेडियस का स्क्वायर, ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बोलो? अरे विद्वानों, Yes, sir. सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर तो होता है स्फीयर का, एंड ये हो जाएगा यार क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू ए अपॉन क्यू बी, और यार बी स्क्वायर पलटी मार के ऊपर चला गया, ए स्क्वायर नीचे आ गया, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू ए अपॉन बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू बी बाई ए। तो यशराज इसको देख करके क्या लग रहा है? सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या प्रोपोर्शनल टू रेडियस? क्योंकि ए और बी जो हैं रेडियस का काम कर रहे हैं, तो देख के बताओ यहाँ से सिग्मा प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही, क्योंकि ए ऊपर है तो ए नीचे आ रहा है। तो इस सेंटेंस को मैं एक बार फिर से लिखूंगा कि सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी, सिंस सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी इज इक्वल टू बी ऊपर और ए नीचे, मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ जी, क्या साबित हुआ? रेडियस होगी, बोलो विद्वानों, रेडियस होगी कम, रेडियस होगी कम तो सिग्मा होगा हाँ ज़्यादा, सिग्मा होगा ज़्यादा। रेडियस होगी कम तो सिग्मा होगा ज़्यादा। अच्छा, रेडियस जिसकी कम होगी उसको क्या बोलोगे, शार्पर या फ्लैटर? रेडियस कम को क्या बोलोगे, शार्पर या फ्लैटर? शार्पर। रेडियस कम को शार्पर नहीं बोलोगे? जय यार, गजब करते हो यार। रेडियस ज़्यादा होती तो ये फ्लैटर बन जाता, देखो फ्लैट सा हो रहा है। इन्फानाइट रेडियस मतलब और फ्लैट हो जाएगा। तो रेडियस कम मतलब शार्पर। तो अगर रेडियस कम है यानी शार्पर है, तो रेडियस कम पे सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा या कम? कम।
पे ज़्यादा कम होगा। कम पे ज़्यादा होगा, मतलब रेडियस कम होगी तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि शार्प पार्टिकल पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हाई। सो एट शार्पर, सर ये कब बताया आपने सर? भाई सब पढ़ा चुका हूँ। एट शार्पर एजेस चार्ज डेंसिटी विल बी हायर। कब बताया हूँ याद दिलाता हूँ, 1 मिनट। विल बी हायर, चलो देखो याद दिलाता हूँ, अभी याद आएगा। एक मैंने जब स्लाइड पढ़ाई थी और मैंने कहा था, एक ऐसा मैंने पार्टिकल दिखाया था और मैंने कहा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, 1 सेकेंड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, अच्छा आ गया यार, याद आया? तो मैंने हाँ कहा हाँ। अगर इतना एरिया लोगे और सिग्मा निकालोगे तो क्यू पर यूनिट एरिया, तो चार्ज 2 ही आ रहे हैं मगर एरिया इतना बड़ा है, एरिया और मान लो। दूसरे में फिर हाँ, अब दूसरे बराबरी वाले में चाहेंगे। एरिया तो इतना ही ले रहे हो बट चार 4 हो गए, तो सिग्मा 20 वाले का हो जाएगा कितना, क्यू डैश, एरिया सेम है तो ये हाई आ गया। मतलब शार्पर कोने पे चार्ज ज़्यादा होता है और फ्लैटर कोने पे, सॉरी चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है और फ्लैटर कोने पे चार्ज डेंसिटी कम होती है। तो यहाँ पे होगा सिग्मा लो और यहाँ पे होगा सिग्मा हाई। फिर जय ने पूछा था कि सर अगर यहाँ पे चार्ज हाई हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मैंने बोला था बेटा ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाएगा तो चार्ज लीक हो जाएगा। सर कहाँ लीक होगा, मैंने कहा हवा में लीक होगा। तो हवा में लीक होने वाली प्रोसेस को बोलते हैं लीक चार्ज या डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इसको है ना, डिस्चार्ज बोलते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, और किसी किसी बुक में आपको ये नाम मिलेगा, पढ़ोगे अगर अच्छे से, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना तो चल ही रहा है, डिस्चार्ज और जोड़ देना, तो इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर एसएल खोल करके देखोगे तो हवा में चार्ज चला जाता है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसीलिए जहाँ पर चार्ज को हवा में लीक कराना होता है वो पतले 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 एंड से लीक हुआ करता है, और ये चार्ज को लीक करने वाली छोटी छोटी पतली पतली सलाइयों को बोलते हैं कॉम्स। कॉम में यानी कंघी, जैसे हम लोग की कंघी नहीं पतली पतली होती हैं सिरों में एकदम, जिससे आके हमारे बालों में गड़ जाएं, तो ऐसे इनको चार्ज को लीक करने के लिए कॉम्स होती हैं। तो लियो भैया ये हो गया चैप्टर पूरा, ये आपका टेस्ट पूरा, नोट करो इसको, यहाँ तक हो गया था नोट। यस सर। हाँ नोट करो अगला पार्ट। भाई 1.5 घंटे लग गए 15 क्वेश्चन कराने में, 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छी फिजिक्स डिफ़िकल्ट है। देख रहे हैं कितना वैरायटीफुल पेपर आया है, और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड में आता है। इन द सेंस आप फिजिक्स डेली पढ़ेंगे तभी सीख पाएंगे, उसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। डेली रिवाइज करिए। यस चलो हो गया जी, यहाँ तक समझ में आ गया, चले आगे। यस सर। ओके तो देखते हैं क्वेश्चन। Can I use the result obtained to explain why charge density on the sharp object pointed end conductor is higher than the flatter portion? कहता है शो करो, तो वही सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ला के शो कर दिया। चलिए आइए देखते हैं अब जो हमने प्रूफ किया है। देखो ध्यान से, पहला मैंने प्रूफ करके V1 इक्वल टू V2 करके Q1/Q2 का रेशियो निकाला। यशराज यस या नो? यस सर। पन्ना खोल लो, पन्ना पलट लो। Q1/Q2 निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद ये तो बोलता ही नहीं है भाई, मेरे बीच में बोल दिया कर। क्या नाम है? निशांत। पूछता है एक से हूँ, जवाब कोई भी दे सकता है बेटा, है क्लास में, चला गया ये। ओके सर। हाँ भाई निशांत रिप्लाई कर बेटा। हाँ सर। हाँ हाँ सुन रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये सर। क्या पूछा हूँ बताओ, किसके सर बारे आप में बोल पूछा? रहे हैं ना कि अगर उससे भी पूछा करो तो बता दो। नहीं बताओ तो कि क्या पूछा था मैंने, उसके पहले क्या पूछा था मैंने यशराज से, ही बताओ किसके बारे में पूछा बताओ। काहे? ये वी बी के बराबर होगा।
नहीं, ये नहीं बोला था, ये मैंने बोला था ये वी कि चार्ज का रेशियो V1 V2 के बराबर। हाँ, V1 V2 के इक्वल होगा, उससे चार्ज की वैल्यू A/B आएगी। ठीक है ना, सुनो ध्यान से निशांत। अब उसके बाद बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड E1/E2 निकलवाया, तो B/A आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। Yes sir. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया B/A। फिर उसके बाद मैंने सिग्मा निकलवाया आपको, तो सिग्मा भी B/A आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। तो जय बताओ, सिग्मा के B/A आने से क्या समझ में आया कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर? Inversely proportional हाँ, to R. और ये डायरेक्टली कौन बोल रहा है? आर के लिए डायरेक्ट। यस सर। काहे को आर के डायरेक्टली? आर ही के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे आर के इनवर्सली वो उन दोनों के 1/R के डायरेक्टली। हाँ, अगर साइंटिफिक बात करोगे तो 1/R के डायरेक्टली और आर के इनवर्सली, समझ गए ना? यस सर। हाँ, तो देयरफॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी आर इनवर्सली रिलेटेड विद द रेडियाई। हाँ, मतलब रेडियस कम होगी, रेडियस कम मतलब कौन सा एंड? शार्पर एंड, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। सो द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द शार्प एंड